और इसका एकता जो है, जब संविधान बना, आजाद भारत हुआ, तब एक में किया गया, लेकिन एक में हो नहीं पाया। एक समाज बनाने की कोशिश की गई। जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, ये नए समाज का निर्माण करने का लिए था, लेकिन वो निर्माण आज तक हो नहीं पाया। आज भी वही भेदभाव है, जातीय आधार है, धार्मिक आधार है, भाषाओं का है, जो सामाजिक स्तर है, जो क्षेत्रीय आधार है, उसी तरह के लोगों के साथ उत्पीड़न और अपमान हो रहा है। उनको मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। लड़ाई तो मुख्य ये है ना, आज आपने महिला सशक्तिकरण का रखा, लेकिन आज तक जब पुरुष भी सशक्त नहीं हो पाया तो महिला सशक्त कहाँ से हो जाएगी? तो इसके लिए, सशक्तिकरण के लिए हमें संघर्ष करना होगा, और संघर्ष ऐसा होना चाहिए जो इस देश में वंचित है, जो इस देश की शासन सत्ता में कैसे हिस्सेदारी मिले, तभी हमारी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है वो बराबरी हो सकती है। जब तक हम शासन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं पाएंगे, जब तक हम वो सोच नहीं पैदा करेंगे। आज हम लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग संगठनों से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये सारी समस्याओं को एक कर दिया जाए तो ये बड़ी जनशक्ति बन जाएगी। जब जनशक्ति बन जाएगी तो उसको हल करने के लिए आपका शासन शक्ति बनेगी, क्योंकि वोट से सरकार बनती है। जब वोट हमारा अपने अधिकार के लिए, अपने विकास के लिए, अपने ऊपर हो रहे अपमान के खिलाफ जब वोट इस्तेमाल होगा, तब फिर देश में हमारे अधिकार मिलेंगे और हमारा अपमान दूर होगा। लेकिन आज तक तो हम आस्था के साथ लड़ रहे हैं, अपनी जात बिरादरी के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए। इस तरह से जो संघर्ष हो रहा है, इसी का फायदा इस देश के जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आप बटे हुए हैं, आप टुकड़ों में हैं, आपकी संख्या तो बहुत बड़ी है। आपके अभी भाई अशोक माल सिंह ने बताया कि 13% वो लोग हैं। अरे 13% वो लोग तो है, लेकिन दिखाई तो वो लग रहे हैं कि 80% से ऊपर, क्योंकि इसलिए लग रहे हैं कि हम टुकड़े टुकड़े में अलग होकर अलग अलग खड़े हैं। हम कहीं 2% है, कहीं 4% है, कहीं 10% है, कहीं इस तरह से सब मिलाकर जो है इस देश में 52% है। लेकिन 52% कहाँ इकट्ठा हो रहे, इकट्ठा करना होगा, क्योंकि हम समस्याएं जो हमारी हैं वो समस्याओं को हमें बड़ी दूरदर्शिता के साथ हल करने का रास्ता खोजना होगा। आज हम रास्ता नहीं खोज पा रहे, क्योंकि इस देश का रास्ता जनशक्ति है, इस देश का रास्ता वोट है। वोट का रास्ता हमें समझना होगा कि वोट अगर हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, जो समस्याओं के लोग हैं उनका वोट एक जगह हो, वो समस्याओं को खात्मा के लिए हो, वो इस देश में अधिकार दिलाने के लिए वोट हो, तब तो इस देश में आपका अधिकार मिलेगा। आप जो आज मजबूर है कि छोटा समाज होने के नाते ना तो विधायक है, ना एमएलसी है, ना राज्यसभा में कोई है, तो इसीलिए क्योंकि हम उसी बात को सोचकर हम अलग बैठे हुए कि हमारी संख्या कम है, हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, जबकि आप पिछड़े समाज के हिस्सा है। पिछड़े समाज की सबसे ताकत बड़ी है इस देश में, करीब 60% के आसपास पिछड़ा समाज है, लेकिन आप अपने को अलग महसूस कर रहे हैं, वो अलग महसूस कर रहे हैं। जो थोड़ी ज्यादा संख्या है वो अपने को श्रेष्ठ समझ रहा है। तो ये जो बंटवारा है समाज का, तो केवल नाम रह जाता है पिछड़ा समाज। हम तो अपने आप में भेदभाव पैदा किए हुए हैं। हम जो सवर्ण समाज इस देश में जो आज बेरोजगारी पैदा किया है, जो इस देश में अपमान पैदा किया है, जो लोगों को मुख्य धारा के हिस्सा से अलग किया है, तो उन्होंने अलग किया था, एक रास्ता बनाया, लेकिन रास्ते को हमने अपना लिया। हम एक दूसरे को अलग किए हुए, हम एक दूसरे के ऊपर श्रेष्ठ रहना चाहते हैं। हम किसी से नीचे नहीं है, हम सबसे ऊंचे रहना चाहते हैं। बंजारा कहता है नहीं, इस देश के सभी से हम ऊंचे हैं। इस देश का यादव कहता है नहीं, हम ऊंचे हैं। इस देश का कुशवाहा और ये सब जितनी जातियां हैं सब अपने को ऊंचा मान रही। उसी तरह के दलित समाज में वो कोई नीचा नहीं है, सब ऊंचे हैं अपने आप में, जिस कारण से वो एक साथ मिल नहीं पाते हैं, एक साथ खड़े नहीं हो पाते। अगर लोग अपने को बराबर समझ लें, अगर इस देश की जो व्यवस्था है कि जो अपमान हमारे साथ हो रहा है वही अपमान उसके साथ हो रहा है, अगर ये अपमान ना होता तो फिर अखिलेश जी का मकान जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो फिर वो गौमूत्र से धुलवाया क्यों गया? ये समझना होगा कि अगर हम अपमानित है तो ये भी अपमानित है। अगर वो अपमान से अलग होना चाहते हो तो फिर एक जन आना पड़ेगा और अपनी समस्याओं के लिए
लड़ना होगा। हमारी समस्याएं, जिस दिन हम अपनी समस्याओं को खात्मे के लिए लड़ेंगे, तो जो आपका अभी सरकार के लोगों ने अगर आश्वासन दिया था कि नहीं ये समस्या हम हल कर देंगे, तो अब तक ये हल हो गई, क्योंकि हम उन समस्याओं के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम या तो लड़ रहे हैं कि हमारा कैसे पेपर में नाम आ जाएगा, हम कैसे इस देश में उस मुख्य धारा का हिस्सा हम बन जाएंगे। हम समाज के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं, हम इस समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये मुख्य इस देश का समस्या है। तो साथियों, मैं इस देश में राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के नाम से संघर्ष कर रहा हूँ। वो इसलिए जब 2011 में जब इस देश में जब दलितों के खिलाफ, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जब वो आरक्षण का मुद्दा जब खारिज हुआ था हाईकोर्ट से, तो यहाँ लोगों ने एक संघर्ष बोलते हैं, आरक्षण बचाओ संघर्ष। भाई जरा 2 मिनट चुप रहिए, समझिए कुछ, ये आपके हितों की बात मैं कर रहा हूँ। और तब आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का एक आंदोलन बना, उसमें मुझको भी संयोजक रखा। लेकिन हमने पहली बैठक में कहा कि अब इस देश में आरक्षण की लड़ाई आरक्षण से नहीं हल किया जा सकता है, इसे लड़ाई लड़नी होगी। इस देश में जो तमाम वंचित लोग हैं उन सबको एक साथ जोड़ना होगा, जनशक्ति की लड़ाई लड़नी होगी। तब इस देश के केवल दलितों की नहीं, इस देश के तमाम लोग ऐसे हैं जो जिनकी समस्या कभी सुनी ही नहीं जाती है, उनकी भी समस्या हल हो जाएगी। इस देश में सभी इंसान बनेंगे। यह देश लोकतंत्र और संविधान जो दिया गया है इस देश का नया समाज बनाने के लिए, भाईचारा के लिए, कि इसमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। इस देश में एक समाज है, सब में भाईचारा है, तो ये लागू होगा तभी। तो उसमें हम राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन शुरू किया। लोग साथियों, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, दिल्ली में हुए, यहाँ पर हुए, लेकिन हमारे साथ जो साथी आए थे वो लोग अपने स्वार्थ में टूट गए। जैसे उदित राज मेरे साथ थे, मेरे साथ कौशल किशोर साथ में थे, और रहा बचाए निर्मल जो संगठन को बनवाए थे, तो वो भी मेरे साथ थे, और वो जाके लास्ट में समाहित हो गए। जिस विचारधारा के विरोध में हम खड़े थे उस विचारधारा के वो हिस्सेदार बन गए। ये साथियों कमी है। आज इस देश में अगर लड़ाई लड़ने, आप एक बहुत बड़ी लड़ाई है जाति जनगणना, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जाति जनगणना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़े सभी आने हैं, क्योंकि आंकड़े के हिसाब से ही कोई काम होगा। आंकड़े अभी नहीं आए हैं। अभी अच्छा, जब तक सरकार ये आंकड़े नहीं लाती है, सरकार अगर नहीं मान रही है, तो फिर इस देश के लोगों को चाहिए, प्रबुद्ध लोगों को, कि अपने अपने आंकड़े, अपने अपने समाज के आंकड़े को खुद लाने की कोशिश करो। जिस दिन अपने आंकड़े लाकर शुरू कर दोगे, ये सरकार ये जाति जनगणना कराना शुरू कर देगी। क्योंकि कारण है कि हम आंकड़े अपने इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने समाज का विकास नहीं चाहते हैं, हम केवल अपना विकास चाहते हैं समाज के नाम से। ये प्रॉब्लम है देश में। और जिस दिन हम लोग मिलकर हम लोगों को तय करें कि भाई ठीक है, हम उससे फीस लेंगे, कि भाई ये छोटी फीस, वैसे तो बहुत खर्च करते हैं। आप भिखारी जाता है 20 रुपया देते हो, 50 रुपया देते हो, 100 रुपया देते हो, वो खाना खिलाते हो, कहीं कुछ करते हो, तो क्या अपने अधिकार के लिए 10-20 रुपया नहीं खर्च कर सकते हो? और जिस दिन 10-20 रुपया खर्च करोगे, अपने अधिकार के लिए इकट्ठा होना शुरू कर दोगे, तो उस व्यक्ति को जो काम करना है उसको एक काम मिल जाएगा, और वो अब दिन रात उस काम को करने का पूरा करेगा। और वो तो इसके बाद जब सारा समाज हमारा ये हो जाएगा कि नहीं हमारी इतनी संख्या है, जब संख्या है तो उसके आधार पर फिर देश की, क्योंकि सारी समस्याओं का हल करना, तो सारी समस्याओं का हल देश के सत्ता राजनीति है। तो फिर ये जो प्रक्रिया करा रहा हूँ, ये प्रक्रिया इसीलिए करा रहा हूँ कि हम अपने अधिकारों को समझे, हम उसके साथ उनको वो भी सब चीजें देंगे कि जिससे कि हम अधिकारों को समझे, कैसे कैसे हम अधिकार पाएंगे, कैसे बच्चा हमारा पढ़ेगा और हमारी शिक्षा समान हो इस देश में, और इस देश की शिक्षा है किसी के लिए अलग नहीं होनी चाहिए और फ्री शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, इस देश में सभी राष्ट्रीयकरण का स्तर होना चाहिए। आज आपके अधिकार देने के ये समाज जागरूक हो रहा है, तो ना देना पड़े इसलिए वो सब प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। तो ये प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। जिस दिन आपकी संख्या का आंकड़ा आ जाएगा, जिस दिन आप सतर्क हो जाओगे, तो फिर
ये प्राइवेटीकरण भी होगा तो उसमें भी आपकी हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि काम के तो लिए आप ही आएंगे, दूसरा थोड़ी आएगा। तो आप आएंगे। जो आज अंबानी अडानी बना है, तो अगर कंपनी बनानी पड़ती देश में लोकतांत्रिक हिसाब से 5 संगठन 10 लोग 50 लोग कुछ भी तो होते हैं उस कंपनी में, तो फिर वो कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं उतने लोग के नहीं, उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए सबकी जितने काम कर रहे हैं, वो भी सरकारीकरण की तरह काम करना शुरू करें, क्योंकि या तो फिर वो देश में कर नहीं पाएंगे। क्योंकि इस देश में जब सत्ता आपकी होगी तो फिर जब सबको रोजगार देने की बात होगी तो फिर इस देश में ये भी देखा जाएगा कि प्रशासक इस देश की सत्ता का शासक का होगा। प्रशासक उस संगठनों में जो बेईमानी कर रहे हैं, जो आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो आज सरकारें भ्रष्टाचार करवा रही हैं। आज तमाम एनपीए के द्वारा इनको पैसा माफ कर दिया, जितना पैसा इनको नहीं दिया, कहा 15-15 लाख रुपया सबके खाते में डालूंगा, सरकार मेरी बन जाएगी तो ब्लैक मनी है उसको मैं ले आऊंगा 100 दिन के अंदर सबके खाते में 15-15 लाख, सबका साथ सबका विकास। फिर कहा 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार, और सरकार बनने के बाद जब 1 साल पूरा हुआ, जब बात उठने लगी तो कहे जुमला, ये जुमला था तो उन पूंजीपतियों को कैसे अरबों रुपया दिया और उनको भगा दिया, या तो भाग गए। 2 चीजें, तो इनको 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के अगर संसाधन के रूप में देते तो ये अगर ना भी वापस कर पाता तो ये देश में खर्च होता, ये विदेश भाग के नहीं जाता, उसका विकास नहीं होता, लेकिन ये पैसे का कोई नुकसान नहीं था क्योंकि देश में खर्च करता। तो इसलिए साथियों, ये इस देश के लोगों के साथ धोखा इसीलिए है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं, हम लोग उस दिशा की लड़ाई नहीं कर रहे हैं। साथियों, मैं तो ये आपसे अपील करूंगा, अगर वो चाहते हो कि 2022 की नई सरकार बने, उसमें हमारी हिस्सेदारी हो, तो फिर आइए हम लोग राष्ट्रीय भागीदारी के तहत अपना अपना संगठन चलाइए, लेकिन एक साथ खड़े होकर हम इस देश में अपनी मेंबरशिप करें, अपना एक संगठन तैयार करें, मजबूत करें। आपका संगठन भी मजबूत होगा और इस देश की हिस्सेदारी के लिए एक रास्ता खुलेगा। ये रास्ता खुलेगा तो फिर इस देश के जो सरकार नहीं बनेगी, सरकार किसी की भी बने, अगर इस देश में प्रतिनिधित्व की आवाज उठेगी तो वो सरकार को देना पड़ेगा, नहीं वो सरकार बना नहीं पाएगा, सरकार से भागेगा, डूब जाएगा, और डूब जाएगा तो साथियों इस देश में जो जिस दिन देश में प्रतिनिधित्व लागू हो जाएगा, इस देश में देश को जो अपमानित करने वाले लोग हैं, जो इन लोगों के साथ नाइंसाफी करने वाले लोग हैं, तो या तो आपसे मिलकर चलेंगे, हाथ मिलाकर चलेंगे, या फिर इन लोगों के 3 स्थान है, या तो पागल खाना है, या फिर जेल है, या फिर नस्ते नाबूद है। जब आपकी लाखों की संख्या होगी तो ऐसे लोग नहीं बच सकते हैं और आप रोकते रह जाओगे, वो समाज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिसकी बहन बेटियां का बलात्कार हुआ है, जिसके भाई का कत्ल हुआ है, जिसके बाप का कत्ल हुआ है, तो वो कहां रुकेगा। इसलिए साथियों, अगर अधिकार चाहते हो तो एक साथ खड़े होने का काम करो, और ये 2022 जो आएगा इसी में सबके अधिकार मिलेंगे, कोई अधिकार से वंचित नहीं होगा, जिसकी जितनी संख्या है वो होगी। दूसरा, न्यूनतम एक स्टेज है कि जिसे सबको रोजगार, सबको काम, और वो न्यूनतम 15,000 रुपए। ये नहीं कि रसोईया को 2,000 रुपए दोगे, 1,500 दोगे, ये नहीं, काम जो करेगा हर वर्ग व्यक्ति को काम, और कम से कम 15,000 रुपए। इसके बाद अगर जिसे काम नहीं दे पाते हो, उससे 1 लाख से 15 लाख तक जिसकी जितनी आवश्यकता है, जिसके वर्ग के आधार पर उसे बिना ब्याज के आपको 10 वर्षों के लिए देना होगा, ये देना होगा। यही व्यवस्था लागू कराना है। तो पेंशन सबको, वृद्ध, विकलांग, विधवा और प्रधान बीडीसी डीडीसी को 10,000 रुपया पेंशन होनी चाहिए, और ये देना होगा। ये मुद्दों के साथ हमें लड़ाई लड़नी होगी, और बगैर मुद्दों के अगर लड़ाई लड़ेंगे तो ना अभी पाए हैं ना आगे पाएंगे, और हम जैसे हैं वैसे अपमानित होते रहेंगे। इसमें महिला पुरुष का कोई भेद नहीं, सबकी बराबरी होनी चाहिए इस देश में। यह देश सबका है, किसी एक का नहीं है, किसी एक के बाप का नहीं है। ये देश जितना उनका है उतना आपका है, उतना हमारा है, सबका बराबर है। इसलिए सबकी स्थिति बराबर होनी चाहिए। इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, यह देश हम सबका है। इसलिए हम सब इस देश के हिस्सेदार हैं। हम हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे या हिस्सा लेंगे, और यह देश हिस्सेदारी का है तो हमें हर स्तर में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारा न्यायालय में भी होना चाहिए,
हमारा प्रशासन में भी होना चाहिए, हमारा कल कारखानों में होना चाहिए, हमारा इस देश के हर स्तर पर हिस्सेदारी होगी तो फिर जो अन्यायपूर्ण जो काम होता है कि मन चाहे जिसके ऊपर FIR हो जाएगी, मन चाहे उसको जो है छोड़ दिया जाएगा। जैसे अब इस समय जो मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर तमाम केस थे और वो सब वापस हो गए, और जिनके ऊपर अनर्गल केस लगाए गए उनके वापस नहीं आए। तो ये जो सवाल है ये तभी हो सकता है जब इस देश की सत्ता को आप समझोगे, जब इस देश के हम अपने आप को समझोगे। अभी हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, अभी हम कमजोर समझ रहे हैं, लाचार समझ रहे हैं। अभी इसलिए जो दिक्कत है, आज हमारी ताकत उसके बराबर है। इस देश का अगर प्रधानमंत्री वो है तो आपकी भी ताकत उसके बराबर है, क्योंकि आपके वोट की ताकत वही है जो उसकी ताकत है। तो फिर इसका मतलब हमारी बराबर जो है उसकी ताकत कोई ज्यादा नहीं है, आपके वोट से जाता है। प्रधानमंत्री आपके वोट से जाता है तो फिर आपके ही बराबर है, इसलिए उसको पद मिला है काम करने के। लेकिन आज हमारी ये कमजोरी है कि हम बटे हुए हैं, इसलिए वो राजा बन गया और हम फकीर से फकीर हो गए और गुलाम बन गए, हम गुलाम बन गए। इसलिए ये व्यवस्था खराब है। इसलिए हम साथियों आप सभी से चाहूँगा कि हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े हों और एक अपने लिए दूसरे के लिए, आप हमारे लिए नहीं, आप इस देश के नेता के लिए नहीं, आप अपनी लड़ाई अपने लिए लड़ो। और जब सब लोग अपने लिए लड़ोगे तो इस देश में सब अधिकार मिलेंगे और ये अधिकार को कोई